शुरुआत करते हैं विस्तार से। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है और कहा है कि भारत ताइवान से थोड़ा दूर ही रहे। इस बीच उसने अपने ट्विटर हैंडल पर सैन्य अभ्यास और हथियारों की नुमाइश भी की और ये सब कुछ वो कर रहा है भारत चीन के बीच प्रस्तावित 8वें दौर की सैन्य वार्ता से पहले, ताकि भारत उसके साथ नरमी से पेश आए। हालांकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लद्दाख में चीन भारत के पराक्रम का स्वाद चख चुका है। चीन को अच्छी तरह पता है कि नए भारत से युद्ध करना उसे महंगा पड़ सकता है, इसलिए आजकल चीन केवल धमकियों से काम चला रहा है और इसकी कमान संभाली है चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने। चीनी विशेषज्ञ के बयान के बहाने ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को धमकाने की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अगर चीन के साथ सीमा वार्ता पर ताइवान का सवाल उठाता है तो चीन कार्रवाई करेगा। तो एक बार फिर से चीन की गीदड़ भभकी सामने आई है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है और कहा है कि भारत ताइवान से थोड़ा दूर ही रहे। इस बीच उसने अपने ट्विटर हैंडल पर सैन्य अभ्यास और हथियारों की नुमाइश भी की और ये सब कुछ वो कर रहा है भारत चीन के बीच प्रस्तावित 8वें दौर की सैन्य वार्ता से पहले, ताकि भारत उसके साथ नरमी से पेश आए। हालांकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम खबर इस वक्त एएनबी न्यूज पर देख रहे हैं आप। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। ताइवान से दूर रहने की सलाह चीन की तरफ से भारत को दी गई है। ट्विटर हैंडल पर ये तमाम बातें की गई। इसके अलावा सैन्य अभ्यास और हथियारों की नुमाइश भी चीन की तरफ से ट्विटर हैंडल पर की गई। भारत चीन के बीच 8वें दौर की सैन्य वार्ता पहले से प्रस्तावित है और उस वार्ता से पहले चीन ये तमाम हरकतें कर रहा है और उसकी मंशा बस एक ही है कि भारत उसके साथ नरमी से पेश आए। हालांकि जिस तरह से हमने अपनी स्थिति मजबूत की है एलएसी पर, उसके बाद से चीन ये समझ चुका है कि इस नए भारत के साथ युद्ध करना उसके बस की भी बात नहीं है। इसलिए गीदड़ भभकी से ही केवल चीन की तरफ से काम चलाया जा रहा है और इसमें उसका साथ दे रहा है चीन सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स, जो लगातार भारत को लेकर तमाम तरह के ऐसे लेख छापता है और गीदड़ भभकी दिखाता है। लेकिन ये बात चीनी सरकार और खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समझ चुके हैं कि ये नया भारत है और इस नए भारत से युद्ध करना या इसकी बराबरी करना इनके लिए संभव नहीं है। इसलिए इस तरह की गीदड़ भभकी बार बार दिखाई जाती ही है। खबर ये है, बड़ी बात यह है कि प्रस्तावित है 8वीं दौर की सैन्य वार्ता भारत और चीन के बीच। उससे पहले इस तरह की बयानबाजी करना ये वार्ता को काफी प्रभावित करता है। हालांकि चीन ये चेतावनी दे चुका है कि ताइवान से भारत दूर ही रहे। वहीं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि हमें इन तमाम बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मसले पर तमाम चर्चा के साथ एके मिश्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दिखाई है और ये चेतावनी दी है भारत को कि वो ताइवान के मसले में टांग ना अड़ाए। किस तरह से देखते हैं आप चीन की इस गीदड़ भभकी को? देखिए, ग्लोबल टाइम्स बना ही इसलिए है कि चीन की उन बातों को जब वो एक्शन न ले पाए, हार्ड कोर एक्शन कुछ न कर पाए, तो एक ऐसे अखबार या मुखपत्र के सामने अपनी बातों को दुनिया को रखें और डरवाएं। चीन का ये स्टेटमेंट जो ग्लोबल पत्र में निकला है, इसके पहले उसने और भी कई देशों को ऐसी चेतावनियां दी हैं कि आप ये न करें। अमेरिका को, इन सबको जो बोलता था आग से खेल रहे हो, ये मत करो, वो मत करो। हार्डकोर एक्शन इनको लेना नहीं है। इनकी जो वॉर स्ट्रेटजी है वो ये है कि कम्युनिकेशन के थ्रू ही बार बार इस तरह की चेतावनी या इस तरीके के बातें कर करके जो है अपने जो भी दूसरे देश है उनके अंदर एक भय को उत्पन्न कर देना है और अपना काम बिना लड़ाई करके ही वो चीजें हो जाए। अब इन सब चीजों का कोई असर नहीं है, दुनिया में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई गंभीरता से अब नहीं ले रहा है कि ग्लोबल टाइम्स में क्या निकला, क्या कहा, क्या नहीं कहा। बिल्कुल एके मिश्रा जी, लेकिन जैसा कि सैन्य वार्ता प्रस्तावित है 8वें दौर की, उस वार्ता से पहले इस तरह की बातें कही जाना और ट्विटर हैंडल पर चीन की तरफ से अपने सैन्य अभ्यासों की नुमाइश करना, हथियारों की नुमाइश करना, वाकई में ये वार्ता को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि एलएसी पर तनाव को कम किया जा सके और उसके लिए वार्ताओं का दौर जा रही है, और वार्ता से पहले इस तरह की बातें सामने आना और इस तरह की चीजें टैग करना, ये कहीं ना कहीं वार्ता को प्रभावित करने के लिए है। देखिए, अपना देश और हमारे यहाँ के जो भी विद्वान रक्षा विशेषज्ञ हैं या सरकार से संबंधित जो भी ओहदेदार हैं जो बैठे हुए हैं, वो जानते हैं इस चीज को।
मैंने आपको बोला कि ये पिछले 2-4 महीने से जब से ये चीन से टशन हम लोगों की शुरू हुई है, जी। चीन कई बार ऐसे कर चुका है। इधर वार्ता हो रही है और उधर चीन उधर कुछ हार्डकोर गलतियां कर रहा है और भारत भी उसी तरीके से उसका जवाब दे रहा है। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि उधर वार्ता हो रही है और चीन उधर कुछ और ऐसी हरकत कर रहा है। यही एक्सपेक्टेड था, है और रहेगा और हम इसके लिए तैयार हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर उधर वार्ता हो रही है और इधर युद्ध हो रहा है तो दुनिया का कोई भी देश, चाहे ताइवान हो चाहे भारत हो, इसके लिए तैयार है। और यही कारण है कि धीरे धीरे करके चाइना पूरी दुनिया में बैकफुट पे आता जा रहा है। ठीक है, ताइवान के मसले पर क्या हमारे देश का जो इंटरफेरेंस है वो ठीक है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, किसी दूसरे देश का जो दुश्मन होता है वो हमारा मित्र होता है। जो जिस चीज के लिए भारत चाइना से परेशान है उसी चीज के लिए ताइवान भी परेशान है। दूसरे देश भी उसी चीज के लिए चाइना की उसी आदत से, उसी बालादस्ती से, जबरदस्ती जो करने की आदत है उससे परेशान है। तो डेफिनेटली ये एक बट नेचुरल है। जरूरी नहीं है कि खुल के बोला जाए कि हम किसी का साथ देते हैं। ये एक अलायंस है ही। जो लोग चाइना के खिलाफ थे, ऑटोमेटिकली एक नेचुरल अलायंस बनता चला जाता है ऐसे कंडीशन में। और मैं समझता हूँ कि ताइवान जो कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है और दुनिया इस चीज को देख रही है कि एक छोटे से देश ने कैसे पानी पिला के रखा हुआ है। आज तक चीन की सेना एक गोली नहीं दाग पाई है किसी के भी खिलाफ। ग्लोबल टाइम्स पे बातों के जरिए, ट्विटर के जरिए तो वो रोज बम फोड़ रहे हैं, लेकिन रियल में ग्राउंड लेवल पे एक पटाखे वाली गोली भी ये नहीं चला पाए हैं। एक बार कोशिश की थी तो इनके 50 सैनिकों की गले की जो है हड्डी और रीढ़ की हड्डी तोड़ के बराबर कर दी। वार ग्राउंड में अगर अब की बार ऐसा करेंगे तो पूरे चाइना की ही हड्डी सीधी कर दी जाएगी। तो ये कंडीशन है। ठीक है सर, आखिरी सवाल है, चीन की स्थिति को इस समय आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से देख पा रहे हैं? चीन की स्थिति और चीन की छवि को लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, चीन की स्थिति बहुत कमजोर है। उसके पीछे कारण है, कोई कितना भी मजबूत देश क्यों ना हो, पूरी दुनिया से अकेले जो है पंगा ले करके या दुश्मनी पाल करके कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ऐसा अगर कोई करता भी है तो उसको बहुत नुकसान होता है और चाइना को भी हुआ है। चाइना को आप देखिए तो उसको आर्थिक नुकसान हुआ है। आर्थिक नुकसान के साथ साथ उसकी जो ग्लोबल इमेज, एक महाशक्ति की इमेज बनी थी, मिलिटरली अगर जो है पहले जो है उसकी बातों का जो असर होता था वो गुब्बारा फूट गया, हवा निकल गया बिल्कुल, है। अब कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति चीन की काफी कमजोर होती हुई नजर आ रही है और छवि भी खासी धूमिल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ए के मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा का आप हिस्सा रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, ANB न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आप तक पहुंचा रहा है। हम आपको जानकारी दे दें कि खजूर साहिब में विजय सांपला की किसानों के साथ धक्का मुक्की हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। किसान है ये, इनके साथ धक्का मुक्की हुई विजय सांपला की। किसानों ने पूर्व मंत्री को काली झंडियां दिखाई। काली झंडियां भी इस समय आप किसानों के हाथों में देख सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला का किसानों ने घेराव किया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुनील कुमार हिमाचली इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। विजय सांपला को किसानों ने हरी झंडियां दिखाई हैं। देखिए, जिस तरीके से पल्लवी, सबसे बड़ी बात है कि किसानों के द्वारा यहाँ पर काली झंडियां दिखाई गई हैं। और खडूर साहिब में जब विजय सांपला आज जाने वाले थे अपने दौरे को लेकर, जो पहले से ही तय था, लेकिन इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री को किसानों ने जिस तरीके से विरोध किया, किसान जत्थेबंदी यहाँ पर काफी दिनों से जो है वो किसान ऑर्डिनेंस जो विधायक आए हैं उनको लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। और जब खडूर साहिब के नजदीक जिले के गांव नागोके की ये घटना है, ये तस्वीरें जो हैं उस वक्त की हैं जब वहां पर विजय सांपला पहुंचे, लेकिन किसानों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। केंद्र सरकार के विरोध में किसानों ने नारेबाजी की। इसके बाद जब किसानों के रोष को देखते हुए विजय सांपला ने वहां पर काफी देर तक गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन जब स्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं हुई तो हल्का पुलिस बल भी वहां पर पहुंचा। और किसानों का ये गुस्सा देखने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से किसान पूरे उत्तर भारत
भारत में कई जगह जैसे पंजाब और हरियाणा में लगातार रेलवे ट्रैक पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री है, हालांकि पिछले लोकसभा चुनावों में विजय सांपला की क्या कुछ पृष्ठभूमि और जमीनी तौर पर भाजपा के बीच क्या स्थिति पैदा हुई थी, तरह तरह के क्यास भी निकल कर सामने आए थे। लेकिन केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने आज जब किसानों के विरोध को देखा तो उनके गुस्से को शांत करवाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए विजय सांपला जो है वो गाड़ी से उतरे और किसानों के बीच गए, जहां पर लगातार जब वो गाड़ी से उतरे तब भी किसान उन केंद्र सरकार के विरोध में जो है वो अपना रोष व्यक्त करते रहे। हालांकि किसानों से बातचीत करने की कोशिश उनकी कहीं ना कहीं जो इस दौरान स्थिति बनी थी वो मेहनत जो है वो रंग लाई और किसानों से उन्होंने बैठकर बात की। इसके साथ जब वर्तमान में जब वो वहां पर बात कर रहे थे, जो तस्वीरें उस वक्त की हैं, तो उस दौरान जो है किसानों ने विजय सांपला से बात भी अपनी कही। लेकिन इसी बीच जो स्थिति यहां पर तनावपूर्ण बन गई, हालांकि हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। ये किसी को किसी तरीके से चोट पहुंचाने के लिए नहीं थी, हालांकि ये सिर्फ बातचीत करने के लिए और वहां पर किसानों का और लोगों का और भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं उनका जमावड़ा जब हो गया तो उसके बीच जो बातचीत करने का एक तस्वीरों में जो तरीका दिख रहा है, ये धक्का मुक्की भी कही जा सकती है। और जिस तरीके से किसानों ने जो है पल भी यहाँ पर विरोध जताया, हालांकि एक जगह पर बैठकर किसानों के गुस्से को शांत करवाने के लिए हर तरह से हर संभव कोशिश जो है वो विजय सांपला की गई, जिसके बाद उनका काफिला जो है कुछ देर के बाद जानकारी दी है कि इसके बाद किसानों को समझा बुझा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने देश के दुश्मन के सामने देश को बदनाम करने वाला बयान दिया है, जिससे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शशि थरूर ने पाकिस्तान के मंच पर कहा है कि भारत में मुसलमान और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ भेदभाव होता है। लाहौर थिंक फेस्ट नाम के कार्यक्रम में शशि थरूर ऑनलाइन जुड़े थे और इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भेदभाव बढ़ा है। उन्होंने दिल्ली में हुई तबलीगी जमात की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना का इस्तेमाल भारत में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया गया। शशि थरूर ने कहा कि एक दूसरे डर का माहौल बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता शशि थरूर के पाकिस्तान मंच पर दिए गए बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि शशि थरूर ने लाहौर लिट फेस्ट में जो कुछ भी बोला है वो सब ने सुना, लेकिन उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने भारत का मजाक बनाया और खराब नजरिए से दिखाने की कोशिश की है। शशि थरूर तबलीगी जमात को लेकर सरकार पर कट्टरता और पक्षपात करने की बात पाकिस्तान में जाकर बोल रहे हैं। क्या सोनिया, राहुल, प्रियंका ने कभी पाकिस्तान के अपने अल्पसंख्यकों पर कुछ बोला? क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहती है? बीजेपी नेता ने कहा कि शशि थरूर क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान अब राहुल गांधी को क्रेडिट दे। तंज भरे लहजे में संबित पात्रा ने कहा कि थरूर चिंता मत करें, राहुल गांधी वैसे ही पाकिस्तान और चीन में हीरो बन चुके हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने करारा जवाब इस पूरे मसले पर दिया है। उन्होंने शशि थरूर पर तंज भरे लहजे में काफी कुछ कहा है और इसके अलावा राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उनके इस बयान को हम आपको सुनाएंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है।
ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें संबित पात्रा ने शशि थरूर पर जबरदस्त निशाना साधा। किस प्रकार से हाईएस्ट रिकवरी एंड लोएस्ट मोर्टेलिटी अगर कोविड को लेकर पूरे विश्व में है तो वो हिंदुस्तान में है। किस प्रकार लगभग 150 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहुंचाने का काम हिंदुस्तान की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया, उसके बावजूद इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि इंडियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड, वह भी लाहौर में। आप सोचिए किस प्रकार की मनस्थिति कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के अनन्य मित्र शशि थरूर जी की है। वो बात करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, और तबलीगी जमात का भी यहां जिक्र करते हैं कि तबलीगी जमात को लेकर जिस प्रकार का बिगटरी और जिस प्रकार का प्रिजुडिस अर्थात कट्टरता, और प्रिजुडिस माने पक्षपात, हिंदुस्तान की सरकार मुसलमानों के खिलाफ पक्षपात कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ कट्टरता दिखा रही है। यह जाकर शशि थरूर पाकिस्तान में बोल रहे हैं। शशि थरूर जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका वाड्रा जी, चारों से हम यह पूछना चाहते हैं, एक बार भी आप लोगों ने पाकिस्तान के किसी भी मंच पर यह कहा, पाकिस्तान से पूछने की हिम्मत की कि पाकिस्तान किस प्रकार से कट्टरता दिखाता है, किस प्रकार से हिंसा और अराजकता दिखाता है अपने अल्पसंख्यकों के प्रति? पाकिस्तान में रोज आप देखते हैं सिखों के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में मीडिया के माध्यम से रोज हमें मालूम पड़ता है कि वहां हिंदुओं के साथ, वहां क्रिश्चियंस के साथ, वहां बौद्धों के साथ। और चलिए इस मसले पर तमाम चर्चा के साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संतोख ओझा जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर ओझा जी, जिस तरह का बयान शशि थरूर ने दिया है वो भी लाहौर में, किस तरह से आप इसे देश की राजनीति के लिहाज में देख रहे हैं? देखिए मैडम, देश में किसी समाज में क्या हो रहा है, पहले तो ऐसा होता था पता नहीं चलता था अभी क्या गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, जो भी कुछ कहीं भी वापरता है सारी दुनिया में मिनटों में पता लग जाता है। अगर शशि थरूर जी ने पाकिस्तान के किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ कहा है या अमेरिका में, इसमें क्या फर्क पड़ता है? जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। आप ऐसे शशि थरूर जी ना बोले तो जो कुछ हो रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन लोगों के साथ हो रहा है, दिल्ली में एक स्टूडेंट को पीटा गया इसलिए शी लुक लाइक दिस चाइनीज पीपल, तो जब मुसलमानों से हो रहा है या दलितों से हो रहा है, वो सबके सामने है। उसमें शशि थरूर जी बोले ना बोले, शशि थरूर जी एक इंटेलेक्चुअल है, राइटर है, नो डाउट ही इज कांग्रेस पॉलिटिशियन, पर उससे पहले वो एक राइटर है, नॉवलिस्ट है, और इंटेलेक्चुअल कोई बात सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो मैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं देखता, कोई तूफान आ जाएगा इसमें। ये ठीक है, एक इनको मौका मिल, बीजेपी वाले जो लोग हैं ना, इनको तो एक मौका चाहिए कहीं भी, क्योंकि जो मेन समाज के सामने। सर ओझा जी, ये कहां से सही है कि अपने देश की आप बुराइयां उस देश में जाकर करें या उस देश के मंच पर जाकर करें जिससे 36 का आंकड़ा रहा है?
क्या उस समय शशि थरूर ये भूल गए कि पाकिस्तानी सेना आज तक गोलीबारी कर रही है, हमारे कितने सिविलियंस मारे जा रहे हैं, हमारे कितने सैनिक शहीद हो रहे हैं? क्या थरूर वो भूल गए? या थरूर ये भूल गए कि कितनी बार पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट अटैक करवाया गया और हमारे ना जाने कितने सैनिक शहीद हो गए, और हम वहां जाकर ये बात कह रहे हैं कि हमारे देश में भेदभाव हो रहा है, सुनिए हमारे देश में ये परेशानी है, सुनिए हमारे देश को ये दिक्कत आ रही है। क्या पाकिस्तान हमारे देश की दिक्कतों को सही करेगा? इसे आप किस एंगल से जायज ठहरा सकते हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। नहीं, आपको समझना चाहिए, जब मोदी जी लाहौर गए थे नवाज शरीफ को मिलने में, उसके पहले ये नहीं था सब कुछ। उस पर कितने दो लड़ाइयां हो चुकी थी। वो पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम था? इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे जो बैठे वो कर सकते हैं, तो एक तो इंटेलेक्चुअल राइटर ने क्या कर दिया, उसमें क्या है, सारी दुनिया को मालूम है कि क्या हो रहा है इंडिया में, अमेरिका में क्या हो रहा है, हमें मालूम है। इसलिए एक छोटी सी बात है, इसको इतना बढ़ाना चलाना नहीं चाहिए। और देखिए, पाकिस्तान हमारा कोई ऐसे दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है? आप क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब? हाँ जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ। कोई इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन दोस्त नहीं होता। कब दोस्ती का हाथ बढ़ गया? आप मुझे एक सन याद दिला दीजिए सर। आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े होंगे, आपकी सोच मुझसे ज्यादा बड़ी होगी, आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा बड़ा होगा, मैं सब मानने को तैयार हूँ। आप मुझे ये बता दीजिए कि कब पाकिस्तान से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चली और उसने हमारे देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? किसी के देश के साथ हमारा कोई झगड़ा है, ठीक है ना, वो जंग से तो होना नहीं था, ठीक, वो तो से होना है, बातचीत से होना है। लेकिन ऐसा हेटेड का माहौल पैदा करना, मेरा ख्याल है कि समझ में आता है सर, कितने सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं, थोड़ा सा दर्द महसूस करके देख लीजिए उनके परिवार वालों के लिए। क्या भारत ने कभी पाकिस्तान के ऊपर अपने से पहले हमला किया? आप मुझे ये जवाब दीजिए, कैसे पाकिस्तान की हिम्मत हो जाती है? अभी तक मैं आपको कह रही हूँ, 1 घंटे पहले तक गोलीबारी की जा रही थी। क्या कभी भारत को आपने ये करते हुए देखा? और आप यहाँ बैठ के वकालत कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं सर, आप किसकी वकालत कर रहे हैं? आप थरूर की वकालत कर रहे हैं या पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, या फिर आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं? मैम जी, ठीक है, आपकी कोई कंपल्शन होगी, आप ऐसे बोल रहे हैं, मेरी कोई कंपल्शन नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कोई ये लड़ाई नहीं बोल रही हूँ, जो गलत है वो गलत है, सीधी बात है, जो गलत है वो गलत है। क्यों चाइना राहुल गांधी के बयानों को अपने न्यूज में दिखाता है? क्यों पाकिस्तान राहुल गांधी के बयानों को अपने पेपर की हेडलाइन बनाता है? क्या ये सही है? क्या आपने भारत में किसी को देखा? क्या आपने भारत के किसी चैनल को देखा? नहीं, देखिए, आप ऐसे इतना नफरत का माहौल क्यों पैदा कर रहे हो? जो सैनिक मर रहे हैं, माफ कीजिएगा ओझा जी, मैं बैठ के बखान नहीं कर पाऊंगी, मैं बैठ के थरूर के इस कृत्य का बखान नहीं कर पाऊंगी, मैं बैठ के पाकिस्तान का बखान नहीं कर पाऊंगी सर। अगर आप इसे नफरत मानते हैं तो ये नफरत सही, मेरे लिए मेरा देश पहले है। अगर आप इसे नफरत मानते हैं सर तो नफरत सही। मेरे को तो सब जो जवान मर रहे हैं ना, उनसे ज्यादा सहानुभूति है। वो गरीब घरों के लोग हैं जो आपके ये प्रचार में इस हेटेड के चलते हुए उनको जो आपकी जान की कुर्बानी देनी पड़ रही है। मुझे तो उसका फिक्र है। आप एक बयान से क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ये आपका ही बयान था। दुश्मन होता ही नहीं है। दुश्मनी कोई कहा, कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है लिख के दे दिया, ठीक है, हमारा उसके साथ कोई झगड़ा है, तो झगड़ा कब खत्म भी हो सकता है। कब होगा? इतने सालों में कितनी बार हुआ झगड़ा खत्म? मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ सर, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, आप मुझे बताइए, आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो तमाम जानकारी रखते होंगे सर, आप मुझे बताइए ना, कब झगड़ा खत्म हुआ? कब पाकिस्तान ने हमारे पीठ पे छुरा नहीं घोंपा? कब उसने इस तरह की कायराना हरकत नहीं की? मुझे आप जरा जानकारी दे दीजिए सर। मैं उस बात में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ आप आग पे मिट्टी का तेल मत डालें, पेट्रोल मत डालें इसको। मैं पेट्रोल डाल रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं? मैं पेट्रोल नहीं डाल रही हूँ, मैं सच्चाई बोल रही हूँ। मेरा काम है सच बोलना, और ये गलत है तो मतलब है, ये गलत है तो मतलब है। ठीक है, डू योर वर्क, पर इतना क्या रखिए, जो मरते हैं ना वो गरीब घरों के लड़के हैं,
वो पॉलिटिशियन शशि थरूर सैनिक होता है सर, उससे आप गरीब अमीर से मत जोड़िए और प्लीज इस सोच से आगे बढ़िए कि कौन गरीब कौन अमीर। सैनिक को ये क्या गरीब अमीर में आप जोड़कर देख रहे हैं? मैं आपसे यही सवाल तो कर रही हूँ सर, मरने की बात नहीं है, मैंने यही सवाल किया। जो पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक हमारे देश में करवाता है, हमारे शहीद हो जाते हैं सैनिक, आप उस पाकिस्तान की यहाँ वकालत कर रहे हैं कि वो दुश्मन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि थरूर ने गलत नहीं बोला? मैं तो कह रहा हूँ ये जो लड़ाई है ना, जंग है, इसको प्रमोट मत कीजिए, ये हेटेड से यूनिक पैदा होती है। इसे हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है सर, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। मैं भी देखती हूँ कि प्रोफेसर साहब आप कितनी दोस्ती वहां पर कर पाएंगे और कितना आपका पाकिस्तान साथ दे देगा। मैं भी यही जानना चाहती हूँ सर। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे का इंटरेस्ट आप थरूर की वकालत यहाँ कर रहे थे बैठकर और आप नहीं कर रहा, आप वकालत ही कर रहे हैं सर। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सोच के साथ आप वाकई में, पता नहीं आप कहाँ रहते हैं, किस उम्मीद में रहते हैं, भगवान जाने, लेकिन वाकई में आपकी सोच काफी नीची है। इसको सुधारिए और पाकिस्तान की वकालत मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया में कोठे की दुकान के आवंटन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बुलाई गई खुली बैठक में एक शख्स की गोली मारकर हत्या मामले में इस समय भी बवाल मचा हुआ है। इसी बीच बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को आरोपी के समर्थन में उतरना उनके लिए महंगा साबित हो सकता है। मामले को लेकर रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह को समन भेजा है। प्रदेश अध्यक्ष ने बलिया हत्याकांड मामले में बीजेपी नेता के बयान को लेकर उन्हें समन भेजा है। बताया जा रहा है कि विधायक सुरेंद्र सिंह को अपनी सफाई देने के लिए बुलाया गया है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बलिया कांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह के पक्ष में परिवार के साथ जाकर पुलिस से मुलाकात की थी। सुरेंद्र सिंह परिवार वालों के साथ रोए भी थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद बीजेपी पर खुलकर आरोपी का साथ देने का आरोप लग रहा है। 17 अक्टूबर की सुबह विधायक सुरेंद्र सिंह रेवती थाना में दूसरे पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि इंसाफ की लड़ाई में हम बिल्कुल अकेले हैं। उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। धीरेन्द्र सिंह बीजेपी का सहयोगी रहा है। हालांकि उन्होंने गोलीकांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो उत्तर प्रदेश के बलिया में कोठे की दुकान के आवंटन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बुलाई गई बैठक में एक शख्स की गोली मारकर हत्या मामले में अभी भी बवाल मचा हुआ है। इस बीच बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को आरोपी के समर्थन में उतरना महंगा पड़ सकता है। मामले को लेकर रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह को समन भेजा है। उन पर अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक इस मामले के सामने आने के बाद से ही लगातार और जिस तरीके से धमकी दे रहे थे कि अगर आरोपी पक्ष की भी सीबीसीआईडी जांच की मांग पूरी ना हुई तो वे 1 हफ्ते के अंदर धरने पर बैठेंगे। और लगातार इसको लेकर के विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर था, क्योंकि योगी सरकार के ही एक विधायक ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सुरेंद्र सिंह को तलब किया है और अब उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी होगा। साथ ही उनसे ये भी पूछा जाएगा कि आखिर वो अपराधी की इतनी खुले तौर पर पैरवी क्यों कर रहे थे। जी बिल्कुल, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी ने जो ये कदम उठाया है थोड़ा देरी कर दी इस कदम को उठाने के लिए। वो तो शुरुआत से ही लगातार आरोपी के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे थे और अब जाकर विधायक को समन भेजा गया है। इसे मीडिया का प्रेशर कहा जाए या कुछ और? देखिए, सुरेंद्र सिंह अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। कई बार महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं तो कई बार जाति धर्म को लेकर के बयान देते हैं। इनके बयान को विपक्ष भी सीरियस नहीं लेता है, लेकिन जिस तरीके से इस बार इन्होंने एक अपराधी के समर्थन में बलिया में मोर्चा खोला था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी ने सख्त एक्शन लिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने इनको तलब किया है और जिस तरीके का बगावती तेवर इनका था, अब देखने वाली बात यह रहेगी कार्रवाई होने के बाद ये बीजेपी के साथ रहे या फिर अपने बगावती सुर को अपनाते हैं। जी ठीक है, ये कल तक कह रहे थे कि न्याय की इस लड़ाई में हम अकेले हैं। चूंकि अब इन्हें समन भेज दिया गया है, उधर धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अभी क्या लग रहा है, अभी भी आरोपी को बचाने के लिए जुटे रहेंगे? जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, क्या आप उसकी बेल के लिए पीछे पड़ेंगे विधायक साहब? देखिए, जिस तरीके से विधायक खुल करके आरोपी का समर्थन कर रहे थे और जिस तरीके से बलिया में 12 टीमें लगभग लगी थी धीरेन्द्र सिंह डब्लू को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो राजधानी के जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास टहलते हुए पाया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक संरक्षण जरूर प्राप्त था, क्योंकि वो राजधानी में शरण लिए हुआ था। एक बड़ा सवालिया निशान कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है। यूपी एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है और जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह विधायक समर्थन कर रहे हैं, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आगे भी वो इस मामले की पैरवी करेंगे, आगे भी आरोपी पक्ष के को पूरा सपोर्ट करेंगे और मामला कोर्ट में जाएगा तो भी वहां पर चाहे जिस तरीके से मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अगर इनको तलब किया है तो जो इनके सुर हैं वो बदलते हैं या फिर तेवर यही ये बरकरार रखते हैं। बिल्कुल पुनीत, इस बीच अहम जानकारी भी मिल रही है कि लगातार धीरेन्द्र जो था वो 2 दिन से अधिकारियों के संपर्क में था, पुलिस अधिकारियों के संपर्क में, और सरेंडर की योजना बनाई जा रही थी। कितनी सच्चाई है जिस तरह की ये खबरें सामने आ रही हैं? जो वीडियो वायरल हुआ था अगर उसको देखें तो सीधे तौर पर फायरिंग के तुरंत बाद 4 से 5 पुलिस कर्मियों ने धीरेन्द्र सिंह को पकड़ लिया था, लेकिन काफी भीड़ आ जाती है। उसके बाद एक मैसेज वायरल होता है कि धीरेन्द्र सिंह भाग निकला। कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत खुल करके सामने आ रही थी और अगर सूत्रों की माने तो बलिया में धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू का दबदबा था। थाने चौकी पर वो कई मामलों में पैरवी करता था, अधिकारियों को सीधे फोन करता था और सुरेंद्र सिंह विधायक उसके सर पर अपना हाथ रखे हुए थे। ऐसे में अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पूरी सेटिंग के तहत उसने आत्मसमर्पण किया है, अपनी मनमर्जी से आत्मसमर्पण किया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बलिया में 12 टीमें खाक छानती रह गई और वो राजधानी लखनऊ में टहलता हुआ मिला है। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह को पार्टी ने तलब कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समन भेजा है विधायक और उनसे कारण बताओ नोटिस जो है उन्हें जारी किया गया है। अब कारण पूछा गया है कि आखिर किस बिहाफ पे वो लगातार आरोपी पक्ष के समर्थन में खड़े हुए थे। ये पूरा जो मामला है लखनऊ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह को समन भेजा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल अस्पताल के पाइपलाइन में ऑक्सीजन ही नहीं है, यहां तक कि महिला वार्ड में भी ऑक्सीजन नहीं है, जबकि मेडिकल वार्ड में सांस संबंधी परेशानी के कई मरीज भर्ती हैं। यहां पर मरीज ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर पर निर्भर हैं। मरीज और उनके तीमारदार जो है इस अस्पताल में काफी परेशानियां झेल रहे हैं। जब किसी मरीज की हालत बिगड़ जाती है तो उसे अलग वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में करोड़ों का ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, फिर भी लोगों को सहूलियत नहीं मिल पा रही है। अच्छा, क्या है इनको, क्या बीमारी है? सांस चल रहा है, खांसी आता है। तो ये जो लगा हुआ है ऑक्सीजन ये बंद है? ये बंद है, देर से काफी कोई सुनते ही नहीं। हाँ, यहाँ वहाँ दौड़ाते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक सिलेंडर भी लगा हुआ है, ये सिलेंडर लगा वो भी बंद हो जाता है, रुकता है, कुछ उसमें दम है ही नहीं। इस पूरे वार्ड में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है? अब देखा जाए कहाँ मालूम करो, सब बंद पड़ा है कहीं। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला अस्पताल की ये स्थिति है जहां पर ऑक्सीजन ही नहीं है और मरीजों को खासी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। काफी ऐसे मरीज इस अस्पताल में भर्ती हैं जिन्हें सांस संबंधी परेशानी है, लेकिन बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन किसी तरह का कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। जब सीएमएस से इस बारे में बात की गई तो वो भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आए और ये जानकारी मिल रही है कि जो मरीजों के तीमारदार हैं वो खासे परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें अस्पताल प्रशासन के द्वारा इधर से उधर दौड़ाया जाता है। ऑक्सीजन की काफी यहां पर किल्लत है तो ऑक्सीजन को लेकर भी तीमारदार काफी परेशान होते रहते हैं। सिलेंडर से यहां पर काम चलाया जा रहा है, सिलेंडर भी ढंग से काम नहीं करता है ऑक्सीजन का। इस वजह से ये साफ तौर पर दिख रहा है कि यहां पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गोंडा के जिला अस्पताल का इस तरह का ये हाल है जो वाकई में चिंताजनक है और शर्मनाक भी है। स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिशें करता रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की हम यहां बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कोशिशें की जाती रही है कि तमाम जिला अस्पतालों को और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर सुविधाओं का अभाव ना हो, मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ये तमाम योजनाएं जो हैं धरातल पर कहीं भी सही उतरती हुई नजर नहीं आ रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोंडा से हमारे संवाददाता मोहम्मद फहद इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद फहद, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जिला अस्पताल गोंडा के क्या कुछ हालात? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिला अस्पताल गोंडा में इस वक्त लगभग हजारों की संख्या में मरीज व तीमारदार जो है इस ऑक्सीजन के अकाल से जूझ रहे हैं। जैसा कि सामने एक प्रमाण आप देख रही होंगी टीवी स्क्रीन पे, जिसमें कि साफ तौर पे दिखाया जा सकता है कि करोड़ों की लागत से पूरे हॉस्पिटल 130 बेड का हॉस्पिटल है जो कि ऑक्सीजन के अकाल से जूझ रहा है। जहाँ पे एक पेशेंट जो है वो भर्ती होते हैं, भर्ती होने के उसकी सांस की समस्या होती है। सांस की समस्या होने के कारण जब वो कंप्लेन करता है तो पता ये चलता है कि वहाँ ऑक्सीजन प्लांट में नहीं है। फिर किसी तरीके से सिलेंडर की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है जिसमें उसमें भी ऑक्सीजन नहीं होता है। तीमारदार से जब इसकी जानकारी मांगी जाती है तो उन्होंने कहा कि ये भी दुख कर रहा है। आनंद फानंद में जब मीडिया पहुंचती है तो चिकित्सालय के जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनके द्वारा पेशेंट को अलग ले जाके शिफ्ट कर दिया जाए। इस संबंध में जब सीएमएस से वार्ता करनी चाहिए तो प्रभारी सीएमएस से टेलीफोनिक वार्ता हुई और उनका साफ कहना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट में तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 10-12 सिलेंडर ही वैकल्पिक रूप से हैं कि ऐसी कोई इमरजेंसी होगी तो हम मरीजों को उपलब्ध कराते हैं। और बाकी बाराबंकी से गाड़ी गई हुई है जो प्लांट का ऑक्सीजन लाने के लिए। जी
तो ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सीएमएस यहाँ पर जो है अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। अब ऐसे में मोहम्मद फहद, बात यहाँ पर यह है कि मरीज कितने परेशान हो रहे हैं, यहाँ मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कितने मजबूर हैं यहाँ के जो निवासी हैं इस अस्पताल में भर्ती होने के लिए, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों की फीस इतनी ज्यादा होती है कि वो आम आदमी के बजट में नहीं होती। ऐसे में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। सीएमओ का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर? आज इस संबंध में सीएमओ से जो है दूरभाषा पर संपर्क साधना चाहा तो उनका टेलीफोन जो है रिसीव नहीं हुआ है। वहीं सीएमएस से बात करनी चाहिए वर्जन के लिए तो प्रभारी सीएमएस फोन उठाती हैं और वो ये पूरी बात स्पष्ट रूप से साफ करती हैं, तस्वीर साफ करती हैं कि हाँ प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और जिसकी जो है वैकल्पिक 12 सिलेंडरों से ही हम पूरे अस्पताल का जो है। और ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर क्या कुछ वहां पर सुविधाएं हैं? इमरजेंसी के हालात में कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, इमरजेंसी के हालात में लगभग इस पूरे जिले की जो जनसंख्या है वो लगभग 35 लाख है और वहीं 16 ब्लॉक पड़ता है और 130 बेड का ये जिला चिकित्सालय गोंडा है, जहां पे प्रभारी सीएमएस के द्वारा जब इस पर बात की गई तो उनका साफ तौर पे यही कहना है और पलड़ा झाड़ते हुए कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हम लोगों की सुविधाओं अनुसार जो है यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके बातों में साफ तौर पे ये बात निकल के आई कि यहाँ पे 10-12 सिलेंडर हमारे पास हैं जो कि हम मरीजों के सुख दुख में जो है उसको जो है उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे मोहम्मद फहद की ये अभी जो सिलेंडर की कमी है या ऑक्सीजन की कमी है वो अभी हाल फिलहाल में हुई है या काफी लंबे समय से ऐसी ही स्थितियां यहाँ बनी हुई हैं? अब इस संबंध में तो जानकारी ली गई तीमारदारों से, तो क्या उनका साफ तौर से कहना है कि वहाँ के जो तीमारदार हैं मरीज के, ये कई दिनों से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लेकिन जब इस संबंध में सीएमएस से बात करी तो उनका कहना है कि कल ही खत्म हुआ है और गाड़ी बाराबंकी लाने के लिए गई हुई है और आने के उपरांत ही जो है हम पूरी सुविधा मुहैया करा पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फहद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के भरतपुर से गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में राजस्थान के भरतपुर में एक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें गुर्जर नेताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो गुर्जर समुदाय 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर देगा। कौन सा सरकार बना रहे? चाइना में व्यवस्था है ठंडा में। और वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक रेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के थाना राघवी में ये मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम घोसला में एक अधेड़ ने 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पूरी जानकारी के अनुसार मासूम बालिका अपने घर के बाहर अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रही थी। इस दौरान पास में ही रहने वाले अधेड़ 45 वर्षीय मुन्ना मालवीय ने 7 वर्ष की बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस बात की खबर लगते ही पीड़ित के घर के बाहर भीड़ लग गई और कुछ लोगों ने आरोपी मुन्ना को पकड़कर पीट दिया। राघवी थाना के एसडीओपी ने बताया कि खबर लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मासूम की स्थिति गंभीर होने के चलते उसे उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने घर के आगे और वहीं पड़ोस में रहने वाला मुन्ना लाल बलाई नाम का एक व्यक्ति है, जो उसमें से एक छोटी बच्ची को बेला फुसला करके ले गया था और उसके साथ वो गलत काम किया है घर में ले जा करके अपने। और हम लोगों को जब सूचना मिली है तो हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्ची को तो उज्जैन अस्पताल पहुंचवाया है और आरोपी को हमने राउंड अप। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।